कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है बच्चे कुछ। हाँ, बोर्ड क्लियर है अब? ठीक है, पता नहीं मेरे यहाँ बाबा नेटवर्क इशू आ रहा है। लिखिए बच्चे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बच्चे, प्रेशर का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। एंड यू नो काइनेटिक एनर्जी, तो यू कैन पुट इट एज P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, इनटू में सी आर एम एस का स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम पुट कर सकते हैं बच्चे इसे, ठीक है ना। आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ लेट E be the kinetic energy per unit volume. Let E to be, E is not the energy, E is the kinetic energy per unit volume here. Kinetic energy is, अब मैं पूरी गैस की निकाल लूँ तो पूरी गैस का मास लूंगा। काइनेटिक एनर्जी ये ही ऑल पार्टिकल्स की है, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो आप जो मास लोगे वो पूरी गैस का लेंगे, हाफ सी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके पास दो सेकंड इक्वेशन बन गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, तो आप अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1/2, तो P by E is equal to 2/3। This is the relation between P is equal to 2E/3। क्या बच्चे? हाँ, P by E। नेक्स्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखिए बच्चे, देखो सपोज आपके पास एक कंटेन, देयर इज अ क्यूब। Suppose let us consider there is a cube of edge length A having n particles of mass m each, of mass small m each। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू n। टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चे? स्मॉल m इंटू n, ठीक है। तो प्रेशर, ये गैस कितना प्रेशर लगाती है, हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, 1/3 रो सी स्क्वायर। 1/3 डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, सी आर एम एस का स्क्वायर। व्हाट कैन यू राइट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पर n पार्टिकल ऑफ मास m ईच है ना,
तो लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस इन क्यू। अब अगर हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर 1 मोल गैस है, तो इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बिकम इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल विल बिकम इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, यस और नो। ठीक है, तो 1/3 मास होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चे? 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही तो होते हैं। 1 मोल है, तो मैंने इसके अंदर माने इस क्यूब के अंदर 1 मोल गैस है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये आ जाएगा CRMS का स्क्वायर P। V को ऊपर ले जाइए, PV इज इक्वल टू 1/3 M इंटू में NA इंटू में CRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT, है ना? PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा बच्चे? PV इज इक्वल टू RT। तो रिप्लेस PV बाय RT, दिस एम्प्लाइज RT 3RT बाय NA इज इक्वल टू M इंटू CRMS का स्क्वायर। 3RT बाय NA इज इक्वल टू CRMS का स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हाफ, डिवाइड बाय हाफ बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, ये इक्वेशन क्या रह जाएगा बच्चे? 3/2RT/NA इज इक्वल टू हाफ M CRMS का स्क्वायर। यहाँ पर M क्या है बच्चे? मास ऑफ वन पार्टिकल। तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बच्चे? एक पार्टिकल की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल कितना आ गया बच्चे? 3/2R/NA into T। This is the average kinetic energy of one particle. Here, बच्चे R एक गैस कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। Here R is the gas constant and Avogadro number is also a constant. So R/NA is a constant which is represented as KB, Boltzmann constant. इसको क्या नाम दे रखा है हमने? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 kBT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। 3/2 kBT is the kinetic energy of one particle. Kinetic energy of one particle is 3/2 kBT। जो पहले वाली डेरिवेशन में E था वो टोटल काइनेटिक एनर्जी, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम था। ठीक है, वहां पर जो E था वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या होते हैं? हाँ, if anyone is having the deleted syllabus then read the deleted content on this from this chapter. I have just one mobile right now, वो fix है. If anyone is having the deleted for this topic, then read the deleted topics in this chapter. पढ़ो बच्चे, किसी के बारे में नहीं है। चलो तो
क्या लिखा है उसके अंदर, काइनेटिक थ्योरी के अंदर? इसके ऊपर वाला चैप्टर कौन सा, थर्मल? और थर्मोडायनामिक्स के बाद क्या लिखा है चैप्टर? अच्छा ठीक, मतलब देयर इज नथिंग ओमिटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो इट्स आंसर इज 3/2 kBT, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम बार बार टर्म पढ़ रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम ये टर्म बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर हम इसका ढंग से मतलब समझेंगे। देखो बच्चे, पहले मतलब समझते हैं। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, अगर आपके पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी इसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे, बताओ। इसके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी क्या होगी बच्चे, बताओ। बताओ बच्चे, या पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन लिखे बच्चे। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर that determine, it is the number of independent parameter that determine, that define the configuration of the system, that define the configuration of the system। इसका सिंबल क्या था बच्चे, इसका सिंबल होता है F, इसका फॉर्मूला था 3 इंटू एटम माइनस रिलेशन, 3 इंटू एटम माइनस रिलेशन, ठीक है। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है जैसे हीलियम, ठीक है, तो एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, यस और नो। अगर एक पार्टिकल है तो वो कौन कौन सी एक्सिस में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। एक्स वाई जेड तीनों में मूव कर सकता है बच्चे, इट हैज कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 आ गया, क्योंकि ये 3 जगह मूव कर सकता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चे, 3। अगर आपके पास डायटोमिक गैस है, अगर आपके पास डायटोमिक गैस है, जैसे आप ले लो Cl2, Cl2 Br2 कोई सी भी ले लीजिए, Br2 H2 O2 है ना, N2, कोई भी डायटोमिक गैस है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या हो सकती है, या देखो, या तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, वाई एक्सिस मूव कर सकता है, जेड एक्सिस मूव कर सकता है, या फिर वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। दो पार्टिकल का सिस्टम है, या तो वो वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है या फिर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है, ठीक है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है। 3 एक्स वाई जेड, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन। अगर आपके पास ट्राई एटॉमिक गैस है, अगर आपके पास ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो बच्चे इसमें जैसे आपका एग्जांपल हो गया, इसमें दो केस बन सकते हैं, एक तो कोलिनियर और एक नॉन कोलिनियर।
ठीक है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली बताता है कि कहाँ कहाँ एनर्जी है। इसका मतलब केवल एक्स वाई जेड एक्सिस में एनर्जी है, इस एक्स एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है, वाई एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है, जेड एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है। ठीक है, इसमें डायटोमिक गैस है तो इसमें एक्स एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है, वाई एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है, जेड एक्सिस के मोशन की वजह से एनर्जी है, प्लस सर्कुलर मोशन की वजह से एनर्जी, सर्कुलर मोशन की वजह से एनर्जी है। आया ना। अब ये यहाँ पर दो केस बनते हैं, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। ठीक है, आपके सिलेबस में हालांकि कॉलिनियर ही है। तो कॉलिनियर में जैसे CO2 सी डबल बॉन्ड O2 तीनों एक ही लाइन में है, यहाँ पे O3, नॉन कॉलिनियर में O3 O डबल बॉन्ड O3 हो गया ये। ठीक है, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है बच्चे, 7, इसमें है 6। अब यहाँ पर 2 क्यों बढ़ गए, 5 तो यही वाले हैं, इसमें वाइब्रेशन की वजह से और बढ़ गए हैं। जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हुआ है इसमें, ये है डायटोमिक के 5 प्लस 2 जो बढ़ा है ये वाइब्रेशन की वजह से बढ़ा है। ये पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। ये 7 क्यों आया है, ये मतलब ये बढ़ क्यों रहा है, ट्राइएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों बढ़ रहा है, एक तो ये 5 तो है ही है, प्लस वाइब्रेशन की वजह से भी है, इनमें वाइब्रेशन होती हैं। ठीक है, तो हम बिना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले से तो निकल ही आएगी, फॉर्मूले से तो निकल ही आएगी। फॉर्मूले से निकालोगे तो बच्चे, अगर मोनोएटॉमिक गैस है इस केस में रिलेशन 0, एफ की वैल्यू 3 × 1 - 0 3 आ गई। अगर डायटोमिक गैस है तो रिलेशन 1, एफ इज इक्वल टू 3 × 2 - 1 5 आ गई। यहाँ अगर कॉलिनियर गैस है तो रिलेशन 2 आ गया, एफ इज इक्वल टू 3 × 3 - 2 7 आ गया। अगर ट्राइएटॉमिक गैस है तो एफ इज इक्वल टू 3 × 3 - 3 6 आ गया। तो इससे पता क्या चलता है हमें बेसिकली कि एनर्जी किस किस वजह से है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली मुझे बताता है कि एनर्जी किस किस मोशन की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे, शुड आई रब दिस, एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो किस किस मोशन की वजह से, वो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। नोट कीजिए बच्चे जल्दी। क्योंकि पार्टिकल कॉलिनियर भी हो सकते हैं, नॉन कॉलिनियर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे।
देखिए बच्चे, एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था बच्चे? वो कहता था कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, इससे मतलब नहीं है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो हाफ केवीटी है। ये कहता था बच्चे, लिखिए, it states that for any system in equilibrium, it states that for any system in equilibrium, energy is equally divided among all degree of freedom. Energy is equally divided among all degree of freedom and energy associated among all degree of freedom energy is equally divided among all degree of freedom and energy associated with each molecule per degree of freedom is half kVt. Energy associated with each molecule per degree of freedom is half kVt. What does it mean? half kVt. What does it mean? कि अगर आपके पास कोई मोनोएटॉमिक गैस थी, तो हमने पढ़ा बच्चे अभी कि वो ट्रांसलेटरी मोशन एक्स एक्सिस में कर सकती है, वाई एक्सिस में कर सकती है, जेड एक्सिस में कर सकती है। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 3 मोशन के हिसाब से है, ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से है। ईटी मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेट एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ये कितनी होगी? हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। वो तो ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने कहा कि ये जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी है ये सब हाफ केवीटी के बराबर है। ये जितनी भी एनर्जी है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे ना, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो थी यहाँ पर एक्स एक्सिस के मोशन की वजह से भी थी, वाई एक्सिस के मोशन की वजह से भी थी, और जेड एक्सिस के मोशन की वजह से भी थी। तो ये आएगा हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी प्लस हाफ केवीटी, that is 3/2 kVt. That is the total internal energy. That is the internal energy of monoatomic gas. U जिसे कहते हैं सिंबल, इसका सिंबल क्या होता था बच्चे? U, इंटरनल एनर्जी का। अगर आपके पास डायटोमिक गैस होती तो इसके पास क्या था बच्चे? ये एक्स वाई जेड एक्स में घूम सकते थे, प्लस दो एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल जो एनर्जी है U, इट इज इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी बच्चे? एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से प्लस रोटेशनल की वजह से। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से भी है और रोटेशनल मोशन की वजह से भी। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था ना, ये आएगा बच्चे हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड स्क्वायर प्लस एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चे? रोटेशनल मशीन में कितनी पड़ी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक U इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर प्लस
हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर तीन मोशन की वजह से है ही है, प्लस रोटेशनल मोशन की वजह से भी है। लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा था कि ये भी हाफ केवीटी है, ये भी हाफ केवीटी है, ये भी हाफ केवीटी है, सारी ये हाफ केवीटी के इक्वल है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने यही तो स्टेटमेंट दी है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है और सबकी वैल्यू हाफ केवीटी है। तो यहाँ पर जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी वो आएगी 5/2 केवीटी। So can you write an expression of the internal energy of particle? That internal energy of gas is F/2 kBT. जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतनी F/2 kBT। जैसे इसमें 3 था तो 3/2 kBT आ गया, उसमें 5 था तो 5/2 kBT आ गया। ठीक है, F/2 kBT। अगर ये ट्राई एटॉमिक गैस होती, अगर ये ट्राई एटॉमिक गैस होती तो क्या होता है बच्चे? हाँ, और नॉन कोलिनियर में 6/2 मतलब 3 kBT होता। देखिए बच्चे, अगर ये ट्राई एटॉमिक गैस है, हमें केवल कोलिनियर पढ़ना है। ट्राई एटॉमिक कौन सी गैस है बच्चे? कोलिनियर। ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस किस की वजह से होगी? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल प्लस क्या बताया था? वाइब्रेशनल। ट्रांसलेटरी, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। बच्चे वाइब्रेशन की वजह से बॉडी के पास दो एनर्जी आती है, एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि अगर इसकी लिखूंगा तो ये आएगी हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। रोटेशनल आएगी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस वाइब्रेशन कौन कौन सी है? इसकी वजह से एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये सारी की सारी हाफ केवीटी है। कितनी बार हाफ केवीटी आएगा? 7 बार। सेवन बाय टू केवीटी। हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, एफ एफ बाय टू। हाँ, अब इसमें बहुत सारे लॉ हैं बच्चे जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना बच्चे। ये 6 के 6 लॉ यहाँ भी हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, ग्राम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन लॉ।
बट केमिस्ट्री में केवल और केवल स्टेटमेंट थी। इन केमिस्ट्री देयर इज ओनली स्टेटमेंट इन द चैप्टर नंबर 5। यहाँ पर हमें सारे लॉ प्रूफ भी करने हैं। बॉयल्स लॉ भी प्रूफ करना है, चार्ल्स लॉ भी प्रूफ करना है, गेल्स लॉ, सारे लॉ प्रूफ भी करने हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहते थे बच्चे? हाँ, at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. At constant temperature pressure is inversely proportional to volume. प्रूफ करो बच्चे। प्रेशर कितना था यहाँ पर 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम सी आर एम एस का स्क्वायर। पीवी इज इक्वल टू m/3 सी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा, एक टॉपिक बीच में छूट गया, विच इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये बीच में छूट गया, वो यहाँ यूज होगा। एक टॉपिक कहलाता है वैसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या बच्चे इसमें क्या है, ये छोटी एक लाइन है बस कि और हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल कितना निकाला बच्चे? 3/2 केवीटी। जब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल निकाला है, इट वाज 3/2 केवीटी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? हाफ m मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 केवीटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल तो हाफ m, एक पार्टिकल का मास है इसलिए स्मॉल m, यहाँ टोटल मास है कैपिटल m। इस बात का ध्यान रखना, कैपिटल M इज द टोटल मास, स्मॉल m इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। लेकिन आपको यहाँ से ये दिखाई देगा सी आर एम एस का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सी आर एम एस का स्क्वायर हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लगाइए बच्चे, सी आर एम एस का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा के टी। पी वी इज इक्वल टू m/3 सी आर एम एस के स्क्वायर की जगह के टी। हेडिंग पढ़िए, कांस्टेंट टेम्परेचर, या वी को इधर ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर m भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और कंडीशन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। दिखाई दे गया? बचा क्या? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट से मैं क्या कह सकता हूँ? देखो ये तो फॉर ऑल गैसेज है, ये तो फॉर ऑल गैसेज वैलिड होगा ना, एट ऑल कंडीशन। यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल चीज नहीं मानी, ठीक है। वैसे चार्ल्स लॉ क्या कहता था? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गेल-लुसाक लॉ क्या कहता था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्ट। देखो ये तीनों फॉर्मूले इसी से प्रूफ हो जाएंगे। ये तीनों स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, गेल-लुसाक लॉ भी, तीनों स्टेटमेंट इसी फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएंगी। बॉयल्स लॉ की भी, चार्ल्स लॉ की भी, एंड गेल-लुसाक लॉ की भी।
ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये इसी से प्रूफ हो जाएंगी। देखिए बच्चे, इससे तीनों की प्रूफ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-सैक लॉ। अभी तक इस डेरिवेशन में मैंने कोई असम्पशन नहीं करी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बॉयल्स लॉ प्रूफ करना है तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। आपको तीनों में यही इक्वेशन प्रूफ करनी है, ठीक है। गेल-सैक लॉ, क्या था बच्चे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर वेरिएबल होगा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ प्रूफ करना है इससे, तो बच्चे आप V का वैल्यू निकालिए। यहाँ से प्रेशर है m/3V kT, यहाँ से V का वैल्यू आएगा m/3P kT। तो आप देखिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस implies if P is constant, then volume is directly proportional to temperature। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये तीनों लॉ का प्रूफ समझ आ गया बच्चे? यस और नो? एक सेकंड,
ग्राम क्लाउड डिफ्यूजन क्या कहते थे बच्चे? सपोज ये दो चैम्बर है, इसके अंदर कोई एक गैस है, इसके अंदर दूसरी गैस है, एंड दीज गैसेस आर क्या कहते कंस्ट्रेन्ड इन देयर चैम्बर ड्यू टू स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक की वजह से वो जो गैसेस है अपने अपने चैम्बर में रुकी हुई, ठीक है। इन गैसेस, इस स्टॉप कॉक की वजह से ये गैसेस अपने अपने चैम्बर में रुकी हुई है। बट ऑन ओपनिंग द, देखिए अगर मैं ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक होगा क्या बच्चे? gas 1 will diffuse in on opening cock, gas 1 will diffuse into and gas 2 will diffuse in 1, होगा या नहीं होगा ऐसा? 1 वाली गैस 2 की तरफ भागेगी, 2 वाली गैस 1 की तरफ भागेगी, अगर खोलूंगा तो बंद है तो ऐसी पड़ी रहेंगी। तो ये क्या कहता था बच्चे? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये कहता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, सपोज इसकी डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2, rate of diffusion of gases is inversely proportional to their density, is inversely proportional to density। मतलब ये कहता था फर्स्ट गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो R1 बाय R2 किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट में रो 2 बाय रो 1। R1 बाय R2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? अंडर रूट में रो 2 बाय रो 1 के। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। R1 बाय R2 इज इक्वल टू रो 2 बाय रो 1 का रूट। अब ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, मतलब यू वांट टू प्रूव दिस, तो इसे प्रूफ कर लीजिए कि सपोज ये यहाँ पर C1 वेलोसिटी से भाग रही है और ये यहाँ से यहाँ C2 वेलोसिटी से भाग रही है, जितनी तेज भागेगी उतनी ज्यादा डिफ्यूज करेगी। ट्रू। आप सिंपल लॉजिक लगाइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पीड ऑफ गैस। जिस गैस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा डिफ्यूज करेगी। और आई कैन से R1 by R2 will be equal to C1 by C2। लेट इट टू बी इक्वेशन 1। अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा हूँ कि R1 by R2 रो 2 by रो 1 के रूट के बराबर है। तो R1 by R2 किसके बराबर होगा बच्चे? C1 by C2 के, ठीक है। बट कंडीशन क्या चल रही है? हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ कह रहा था? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि दोनों तरफ प्रेशर सेम है, दोनों चैम्बर में प्रेशर सेम है। तो P1 इजिकल टू P2 है, प्रेशर होता है बच्चे 1/3 रो सी स्क्वायर रो 1 C1 का स्क्वायर इजिकल टू 1/3 रो 2 C2 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर इजिकल टू रो 2 बाय रो 1, C2 C1 बाय C2 आ गया आपका रो 2 बाय रो 1, ठीक है। तो C1 बाय C2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1। लेट इट टू बी इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से कि देखो यहाँ पर R1 बाय R2 C1 बाय C2 के बराबर था, लेकिन यहाँ पर C1 बाय C2 रो 2 बाय रो 1 के बराबर है। तब यू कैन से R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 2 बाय रो 1। दैट वाज द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट थी कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो 2 बाय रो 1। दैट वाज द स्टेटमेंट कि प्रेशर अगर प्रेशर सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डेंसिटी से।
पर आई एम टेलिंग ये प्रूफ कभी आए नहीं आज तक, मैंने नहीं देखा किसी पेपर में प्रूफ आ गए। या अभी तक जो पढ़ा उसमें सबसे पहली जो डेरिवेशन थी कि P इज इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर, या तो वो आता है या डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आ जाता है। ये टॉपिक कभी पेपर में आए आते हुए देखा नहीं मैंने किसी पेपर में, लेकिन एनसीईआरटी में है तो कर रहे हैं। ये जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था वही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सेट्रा। एवोगैड्रो लॉ क्या कहते थे बच्चे? एवोगैड्रो लॉ। शाबाश। एवोगैड्रो लॉ कहता था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, अगर किसी कंटेनर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, बच्चे कल लिखा था 1.5 घंटे की क्लास है, आज 1.5 घंटे ज्यादा खत्म कर दूंगा मैं ये, ठीक है। और कल भी क्लास है 1.5 घंटे की, कल मैं आधा ऑस्लेशन करा दूंगा। जितना होगा स्टार्ट तो करेंगे, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, बिना स्टार्ट के तो खत्म होगा नहीं। एवोगाड्रो लॉ। अदिति तुम्हारी क्लास तो है या नहीं है? 3:45। फिर आज तो 1 घंटे की लेनी पड़ेगी फिर, क्योंकि इसकी दूसरी क्लास, कल फिर 2 घंटे की लेंगे इसकी। इसकी रिकॉर्डिंग तो करी है मैंने, ये चल रही है रिकॉर्ड। सर सिलेबस वैसे ही और पेंडिंग, बेचारी का तबीयत खराब थी, ऐसा नहीं। एवोगैड्रो लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कहता था वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है बच्चे, तो बच्चे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। तो इस कंटेनर का मास सपोज m है, इस कंटेनर के अंदर गैसेस का मास सपोज m है, तो m अपॉन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम तो भी है ही, सी आर एम एस का स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो आई नहीं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो आई नहीं, जबकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स लेकर आने हैं, आया ना, मुझे नंबर ऑफ मोल्स लेके आने हैं। m क्या है? गिवन टोटल मास ऑफ गैस। m क्या है बच्चे? गिवन टोटल मास ऑफ गैस, ऑल पार्टिकल्स। अब देखिए बच्चे, तो पहले तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n करना है, तो v को इधर ले आओ, m/3p सी आर एम एस का स्क्वायर। सी आर एम एस का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सी आर एम एस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, तो v इज इक्वल टू m/3p के टी। क्वेश्चन कहता है प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट मानो, प्रेशर टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट मान लिया, लेकिन तो यहाँ तो आ रहा है कि वॉल्यूम जो है गिवन मास पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है, ठीक है। लेकिन अब मुझे लेकिन लाना क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर m गिवन मास आ जाएगा आपका, गिवन मास आ जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इनटू में मोलर मास। तो V इज इक्वल टू आएगा m की जगह नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास अपॉन में 3p kT। समझ आया बच्चे? आपने यहाँ पर गिवन मास ऑफ ऑल द पार्टिकल की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ मोलर मास ऑफ ऑल गैस कांस्टेंट, K कांस्टेंट, कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो V केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर। इन दिस केस V इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स ओनली। In this case, V is dependent on number of moles only.